अब इम्तिहान आखिरी है। निगाहों ने बहुत देर कर दी, अब इम्तिहान आखिरी है। आज उसकी आखिरी, कल आज हमारी बारी है, आज हमारी बारी है। जनाब एडवोकेट वारिस खान साहब एमएलए मुंबई, आपके बीच एक जोरदार नारा जनाब एडवोकेट आदिल हसन साहब, मुन्ना मुश्ताक साहब, मुकर्रम साहब, राम रजा सिंह साहब, अफरोज आलम साहब, शाहिद साहब, शहजाद साहब, नुजहत जी, सरफरोज आलम, भीम शाह, रब्बान साहब, रहीम साहब, हरमोज साहब और तमाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, यहाँ पर मौजूद मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे भाई और घर पर बैठ के सुनने वाली मेरी पर्दानशी माँ बहनों, आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है। किशनगंज में 18 अप्रैल को चुनाव लोकसभा के मुनक्किद किए गए हैं। जिस तरह दूसरी सियासत पार्टियों ने अपने अपने नुमाइंदों को ठहराया है, उसी तरह मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ने आपके अपने लाडले चहीते, आपके अपने भाई को, अपने बेटे को, इस धरती के पुत्र को, एक शेर दिल नौजवान को जिसका नाम अख्तर उल ईमान है, उसको इस जगह से ले आया है। चुनाव 5 साल में एक मरतबा आते हैं, 5 साल बाद फिर चुनाव का वक्त आता है। मगर ये जो बीच में गैप होता है ना मेरे भाइयों, ये एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है। चुनाव के पहले काफी सियासतदार पार्टियां आपके बीच आएंगी, आपसे वादा करेंगी कि हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे, हम 15 लाख रुपया आपके बैंक अकाउंट में जमा करवा देंगे, हम काले धन को वापस लेकर आ जाएंगे। सब चुनाव के पहले इस तरह की बातें बतियाते हैं, मगर जैसे इख्तियार की कुर्सी पर आके बैठ जाते हैं, वैसे ही भूल जाते हैं अपने वादों को। तमाम जनता देखती है, तमाम देश देखता है कि 2014 के चुनाव के पहले बीजेपी सरकार का भी यही मैंडेट था, मगर जब सत्ता संभाला, इख्तियार पर आकर बैठे, तो आज आप और मैं सब देख रहे हैं कि ना ही रोजगार मिला, ना ही काला धन आया, बल्कि जो देश का हमारा सफेद धन था उसको भी नीरव मोदी लेकर भाग गया, विजय माल्या लेकर भाग गया, मेहुल चोकसी लेकर भाग गया और चौकीदार खड़े हुए डंडा बजाता रहे। तो मैं पूछना चाहता हूं चौकीदार से, चौकीदार नरेंद्र मोदी, डिस्टर्ब मत करो, आपने जो वादे किए थे उसका क्या हुआ? वादे झूठे पड़ गए, जुमले आ गए, पूरे देश ने अब देख लिया। आप आए लोगों के बीच तब भी 2014 चुनाव के पहले आपने अपने जुमलाबाजी शुरू कर दी, इमोशनल ब्लैकमेलिंग आपने चालू कर दी। मैं तो चाय वाला हूं, मेरा क्या है, जंगल में चला जाऊंगा,
हमने कहा बिल्कुल आपको ये जनता भेजेगी जंगल में, मगर जाते वक्त मोदी जी चाय की केटली भी हम देंगे, चाय की पत्ती भी हम देंगे, शक्कर चीनी भी हम देंगे, लेकर चलेंगे। फिर आगे आ गए, मैं तो फकीर आदमी हूं, जंगल में चले जाऊंगा, क्या छोड़ के जाएंगे? बंगले, हीरोइन, क्या छोड़ के जाएंगे? फिर कुछ नहीं चला, देश ने सवाल चालू किया, क्या बट्टेदार पर बैठे हो? अरे कुछ करो, लोगों के लिए करो, डेवलपमेंट के लिए करो, विकास के लिए करो। देश का सफेद धन बाहर हुआ जा रहा है, विजय माल्या प्लेन में टाटा बाय बाय करता हुआ काला सफेद धन लेकर जा रहा है, मेहुल चोकसी जा रहा है, आपका हम नाम नीरव मोदी जा रहा है, 10-10 लाख के जैकेट पहनकर घूम रहा है। मोदी जी शर्म करो, कुछ करो। वो क्या शुरू कर दिया? चौकीदार नरेंद्र मोदी, चौकीदार फला आदमी, जितने थे इनके भक्त सबके सब चौकीदार, सब पूरे देश में। आज देखो कि टीवी की डिबेट में बैठ जाओ, चौकीदार फला, ट्विटर चालू करो, चौकीदार फला आदमी। अरे किसकी चौकीदारी कर रहे हो भाई? सिर्फ 2 जन, एक अडानी की, दूसरी अंबानी की, उसके सिवा किसी की चौकीदारी नहीं की। किसके चौकीदार हो बताओ? क्या सीमांचल की जनता के आप चौकीदार बने? क्या किशनगंज की जनता के आप चौकीदार बने? न बने हैं, कभी बने। इनको क्या लेना देना अपने से? बाहर आ गए। काफी एमपी थे आपके बीच में, एमएलए थे आपके पास, मगर आगे कौन? आगे आए आपका, मेरा, हम सबका लीडर जनाब बैरिस्टर अख्तर उल इमान साहब आगे आए। 1 करोड़ रुपए की दवाई है यहाँ पे, डॉक्टरों की टीम है आपके बीच में। क्यों है? अरे हम तो हैदराबाद में हैं, मैं मुंबई में हूँ, एमएलए है, कारोबार अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हान तआला का करोड़ों एहसान है, स्कूलें हैं, कॉलेज है, मेडिकल कॉलेजेस है, अक्सरियत के साथ वोट मिलते हैं और जीत कर आते हैं। फिर भी क्यों है सीमांचल के? क्योंकि तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ कि हमारे तो किशनगंज के भाई है, हमारी मां बहनें, कि हमारे अपने अगर हम नहीं जाएंगे तो कौन जाए? कौन आएगा? हम नहीं जाएंगे यहाँ पर। तो ये दर्द, ये तकलीफ हमको यहां तक खींच कर लेकर आई आपके बीच, क्योंकि हम लोगों ने 70 साल से इस दर्द को बर्दाश्त किया। अरे आजादी की लड़ाई में हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानें कुर्बानी की है, तब जाकर हमारा ये देश आज आजाद हुआ है। मगर फिर भी 70 साल की आजादी के बाद भी बड़ा अफसोस होता है जब ये सुनना पड़ता है कि अगर आप फला अल्फाज नहीं बोलोगे तो वारिस पठान देश हुई, आप एंटी नेशनल, आपको देश छोड़ के जाना पड़ेगा। क्यों जाएंगे भाई? ये देश का किसी के बाप की जागीर है क्या? ये देश मोदी के बाप का है क्या? अरे मोदी, जितना हक तुम्हारा इस देश पर है उससे कहीं ज्यादा हक हमारा इस देश पर है, क्योंकि हम वो लोग हैं जो हमारे इस देश में बाई बर्थ है, बाई चॉइस है, क्योंकि हमने चीना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया और आज हम हमारे मुल्क हिंदुस्तान में फख्र के साथ सर उठाकर तुमसे हाथ में हाथ डालकर हाथ से हाथ मिलाकर लड़ाई करते हैं। ये हक हमारा है इस देश पर। और हमको बोलते हो देश छोड़ के चले जाओ, जब आया पाकिस्तान चले जाओ। अरे क्या पाकिस्तान के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है? टिकट फ्री में आ रही है क्या? वीजा फ्री में है क्या? गाला वाला भाषा मचा है क्या बीजेपी वालों का उनके साथ?
जिसको देखो पाकिस्तान, जाओ भैया ऑस्ट्रेलिया भेजो, अमेरिका भेजो, घूमेंगे पाकिस्तान में क्या भूखमरी से लोग मरते। और आज ताज्जुब की बात तो यह है कि पाकिस्तान में वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब मोदी जी के सबसे खास दुश्मन, बेस्ट फ्रेंड, एकदम याराना। उन्होंने कहा अगर मोदी जीत गए, बीजेपी की सरकार अपनी सत्ता में आ गई तो कश्मीर का मुद्दा सॉल्व कर देंगे। कैसा करेंगे भाई? तुम्हारे आगे तो पहले मुद्दे देख लो, भूखमरी से लोग मर रहे हैं, अपना घर संभलता नहीं, दूसरे के घर में झांकने की आदत खराब है। अपनी आदत सुधार। इमरान खान, हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हमारे घर की रक्षा करना बखूबी जानते हैं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हमारे मामले में दखलबाजी देना बंद कर। मगर मोदी नहीं सुधरते, क्या करें? मैं भी हैरान हूं, काफी टाइम से प्लेन में जा रहे थे, देखा नीचे बत्ती जली है, लाइट जली है, पूछा क्या हुआ? बोले नवाज शरीफ के घर में शादी है। प्लेन रुका, उतर गए, शादी में चले गए। फिर बुलाए मेहमान, हमारे यहाँ भाषा में बोलते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला। शादी किसकी, दीवानगी किसकी? बिरयानी खाने चले गए। इतना ही नहीं, अरे साड़ियां भी लेके चले गए, गिफ्ट होगा। यहां से मोदी साड़ियां दे रहे हैं, वहां से वो गद्दार पाकिस्तान हमारे सैनिकों की लाश पे लाश चढ़ता जा रहा है, सैनिकों को कत्ल पे कत्ल करता जा रहा है, लाश पे लाश चढ़ता जा रहा है। क्या ये बेशर्मी की हद नहीं है? मोदी जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। और हमने कहा तो बोले पाकिस्तान से, अरे हमको हमारे मुल्क से प्यार है, जहां पैदा हुए हैं, कलमा दुआ गो है, और इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि इसी सरजमीन पर दम निकलेगा और मर्द मुजाहिद के माफी बन जाएंगे। हम लोग, तो ये है मोदी की सरकार का कारनामा। आज देश की ये हालत हो गई है, एक एक इंसान आता है, वारिस भाई जॉब नहीं है, मजदूर पर जॉब नहीं है, काम नहीं है, स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज थी उसको तबाह बर्बाद कर दिया। कहा था नवंबर में आ गए मोदी जी 2 साल पहले, बोला आज रात से नोट बंद, 1000 का नोट बंद, 500 का नोट बंद। क्या है? क्यों? बोले इससे ब्लैक मनी खत्म हो जाए। ब्लैक मनी खत्म हो जाए? अरे आज गाड़ियां पकड़ी जा रही है, कभी कोई कांग्रेस का लीडर पकड़ा जा रहा है, कभी खुला का लीडर पकड़ा जा रहा है। गाड़ी की डिक्की बोलो 50 लाख कैश मिल रहा है, 2 करोड़ कैश मिल रहा है। तो आपने नोटबंदी करके गरीब के पेट की बंदी की है, काले धन की बंदी नहीं की है। याद रखो इस बात को। और फिर आ जाते हमारे सामने मुसलमान औरतों को इंसाफ दिलाएंगे। तुम इंसाफ दिलाओगे? तुम्हारी इतनी औकात तक हमारी मां बहनों को इंसाफ दिलाओगे? ट्रिपल तलाक का बिल निकाल दिया, मगर ये जो बिकाऊ मीडिया है ये वो नहीं दिखाएगा कि किस तरह से लाखों की संख्या में आपकी और हमारी मां बहन रास्ते पर उतरी थी और इस ट्रिपल तलाक बिल का पुरजोर तरीके से विरोध किया। ये नहीं दिखा रहे ये लोग, ये नहीं दिखाएंगे कि 3 करोड़ आपकी हमारी मां बहनों ने साइन करके लेटर दिया कि हमको ट्रिपल तलाक का बिल नहीं चाहिए, हमको शरीयत पे रहना है, हमको ये मंजूर नहीं है। मगर फिर भी भाई ये भी सरकार ने ट्रिपल तलाक के बिल को इंट्रोड्यूस किया। ये बिल हमारी मां बहनों के कोई काम का नहीं है, कोई फायदे का नहीं है। इस बिल से हमारे भाइयों का नुकसान है, हिंदुस्तान के मुसलमान इंसान का नुकसान है। जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में 525 सांसद थे, मुसलमान सांसद भी काफी सारे वहां पर मौजूद थे। शरीयत की बात की, शरीयत में मदाखिलत की बात की, मुसलमानों की और आदमी के अंदर इंसाफ की बात की। तब कहां चले गए थे मुसलमान दूसरे सांसद? क्यों कोई खड़ा नहीं हुआ उस बिल की मुखालिफत कर दे? सब बीजेपी से मिल गए थे।
सबको मंजूर था कि हाँ ठीक है, आप ट्रिपल तलाक का बिल लाइए, मगर वहां पर भी एक वाहिद शख्स जो खड़ा हुआ, मोदी की आंखों में आंखें डालकर जिसने उस बिल का विरोध किया, वो कोई और नहीं था, तो आपका हमारा लीडर बैरिस्टर सादुद्दीन ओवैसी। और मुझे फक्र है इस बात का कि मैं ऐसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूं जिसका एक बेबाक नेता है, जो शरीयत में कोई मदाखिलत करेगा उसके दांत तोड़ने की ताकत रखता है, जो शरीयत में कोई मदाखिलत करेगा उसकी आंखों में आके डालकर बात करने की ताकत रखता है। मैं ऐसी पार्टी के लीडर के पीछे काम करता हूं। ये मेरी खुशकिस्मती, ये मेरी खुशकिस्मती। आज आपके बीच में आए, आपसे दरखास्त करने आए कि आपका दर्द, आपकी लड़ाई लड़ना है आपको, हम आपके साथ हैं। कितने बरसों से आपने देखा, 70 बरस कांग्रेस सरकार सत्ता में रही, इख्तियार की कुर्सी पर बैठे रहे, फिर भी क्यों आज पूरे देश का मुसलमान पॉवर्टी लाइन के नीचे? डेटा है जो बताता है कि आज भी मुसलमान सोशली बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड है, जॉब नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको 70% नहीं 90% मुसलमान के वोट तो चाहिए, मगर जब मुसलमानों के लिए कुछ करने का वक्त आता है तो ये सब भाग जाते हैं तुम दबा के, किसी के लिए कोई किसी का काम करने के लिए तैयार नहीं है। ये वजह है आज कि मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग फैलाएगा। किसी और की नहीं, अपनी खुद की बात बताऊंगा। ये जो कांग्रेस वाले अपने आप का जो सेक्युलर चेहरा लेकर घूमते हैं, इनके सेक्युलरिटी का नकाब आज से 3 साल पहले पूरी महाराष्ट्र की असेंबली में बेनकाब हुआ। आपने देखा, मैंने देखा, पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से इनका सेक्युलरिज्म का नकाब जो चेहरा था उसको बेनकाब किया गया। महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर एक बीजेपी का एमएलए 2-3 लोग को लाके खड़ा होता है, सामने मेरे खड़े होकर बोलता है, अगर तुमको असेंबली में बैठना है तो वारिस पठान तुमको बोलना होगा भारत माता की। आगे ज्यादा पूरा नहीं बोलता। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले नहीं, अगर तुमको बैठना है, अपनी नेशनलिज्म प्रूव करना है, अपनी पेट्रियटिज्म प्रूव करना पड़ेगा और तुमको ये अल्फाज बोलने पड़ेंगे। भाई साहब एक बार बोला, पूरा सामने ऐसा खड़े रह गए, 2 बार बोला, अरे तीसरी बार बोला, मैं भी थोड़ा पठान किस्म का होटेली खोपड़ी है, मेरी भी दिमाग घूमता है, फिर कोई भी हो, फिर अपन वो तो है नहीं गांधी जी वाले, एक मुंह पे मारेगा तो दूसरे गाल पे देंगे, एक गाल पे मारेगा पूरा मुंह फोड़ डालेंगे अपन लोग। बहुत हो गया भाई तेरा, खड़े होकर बोला चले, चल नहीं बोलता, क्या करता है, चल बोल। इतना मेरा बोलना था। तो भाजपा और शिवसेना तो है ही एंटी मुस्लिम, मगर वो जो सेक्युलरिज्म का नकाब पहनकर बैठे थे कांग्रेस के सारे लायक, जिसमें हमारे मुसलमान भाई सब खड़े हो गए, नहीं बोलो, नहीं तो असेंबली से बाहर जाओ। मैं शौक हो गया कि क्या हो रहा है, तुम तो सेक्युलर थे, तुम तो मुसलमानों के वोट लेकर तो इख्तियार की कुर्सियों पर आए हो, जब तुमको वोट दिए, जब तो तुम जीते हो, भीख मांगते थे वोट के हमारे दरवाजों पर आकर, तुमको वोट देकर यहाँ पर रहे तो तुम हमसे ही सर्टिफिकेट मांग रहे हो। नहीं, तुमको बोलना पड़ेगा। पूरे देश ने देखा, मैं सस्पेंशन ले लिया, मेरा 15 दिन मुझे सस्पेंड किया गया, मैंने लिया सस्पेंशन, मगर ना माफी मांगा ना अपने ईमान से बात किया। दोस्तों ईमान सीने में है, याद रखना दुनिया और आखिरत सुधरेगी। ये सियासत कुर्सी आज है, कुर्सी कल नहीं है। कुर्सी की परवाह कौन करता है? चाल वारिस पठान ने कभी नहीं किया परवाह, कभी करेगा, क्योंकि मेरा ईमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं और कोई स्लोगन नहीं लगाता, सिर्फ ये बोलता हूं, मगर इनके चेहरे लोगों के सामने आए, ये कुछ नहीं करने वाले, ये कौम के गद्दार, ये पंजा अब इसी के रूप में देने का टाइम आ गया। फटाक करके अब पंजा पोस्टर पर गालों के ऊपर देने का टाइम आ गया अपने हाथों से।
ये आपके बीच में आ रहे वोट मांगने, ये बेशरम लोग। अब मैं पूछना चाहता हूँ, क्या महाराष्ट्र के अंदर कोई ऐसे मुसलमान नहीं है जो पॉलिटिक्स में लड़ सकते, आगे आकर काम कर सकते हैं? नहीं है क्या? बताओ मेरे को, है क्या? बहुत है, बहुत है ना। तो इस बार चुनाव में 48 सीटों पर, 48 सीटों पर भाइयों, एक इनको मिला मुसलमान पूरे महाराष्ट्र में, वो भी लड़ झगड़ के उसको रहम खाते की तरह एक जगह से टिकट दे दिया, थोड़ा से ठीक है लड़ देते। अरे तो तुमको जब हमारे 90% वोट चाहिए, तुमको इतनी हमदर्दी हमसे दिखाते हो, तो क्यों हमको टिकट नहीं देते? क्यों हमको लड़ने का मौका नहीं देते? क्यों हमको पॉलिटिकल एम्पावर नहीं करते? अरे अगर मुसलमान पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं लेगा तो पार्लियामेंट में आवाज कैसा उठाएगा? आपकी अपनी लड़ाई कैसा लड़ेगा? ऐवान असेंबली के अंदर अगर मुसलमान जीत कर नहीं जाएगा तो आपकी अपनी लड़ाई कैसा लड़ेगा? किस तरह से आपको इंसाफ दिलाने की बात करेगा? बताओ। मगर नहीं देते तो अब जाग जाओ, चैन से सोना है तो अब जाग जाओ। जब वक्त आ गया है इनके जवाब देने का, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू है, याद रखना। हमेशा से मैं कहता हूं आपके पास, दोनों भी एक ही है, अलग नहीं है। एक जलधारू की बात करता है, दूसरा नेशनलिस्ट हिंदुइज्म की बात करता है। राहुल बाबा 15 मंदिरों में चला जाता है, उसको देख के मोदी भी मंदिर में चले जाते हैं। और अगर वारिस पठान मस्जिद में जाकर बात कर दिया तो बोला ये एंटी नेशनल आदमी, इसको पाकिस्तान भेजा। अरे तुम तो संविधान के धज्जी उड़ा रहे हो भाई साहब। मैं तो संविधान को मानने वाला इंसान हूं, वो संविधान जो मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया था, मैं तो उस संविधान को मानता हूं। उस संविधान में लिखा है राइट टू इक्वालिटी, हर आदमी इक्वल है। मुझे आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। मैं चाहूं अगर मोदी गलत है तो मुझे इतनी आजादी है कि मैं उसको बोल सकता हूं कि तुम गलत, तो क्या मैं एंटी नेशनल हो गया? मगर नहीं, ये बात तो फिर चालू कर देते एंटी नेशनल, ट्विटर पे चालू, फिर अरे चल क्या जितना कर देगा, कोई डरता नहीं। मुझे मालूम है मेरे किशनगढ़ के आमोर के लोग तो कभी डरते ही नहीं सब बातों से, तो मुझे पता है। मुझे ये एक से एक शेर है, ये अपने हाथ पे शेर है। अब ये शेर की धार देखता है 18 अप्रैल के दिन देखता है, दिखाना बराबर। वाकई में मौका तुम्हारे पास आया है, राष्ट्रपति ने तुमको एक मौका दिया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बार दिखा दो इन सांप्रदायिक ताकतों को, दिखा दो भाजपा को, दिखा दो कांग्रेस को कि तुम क्या हो। जो हमारा नहीं हम उसके नहीं, जो हमारे साथ खड़े रहेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। उखाड़ गया फेंको इनको, कांग्रेस को और इनको। पिछली मर्तबा तो जेडीयू भी आपके पास आ गए थे, रो रो के वोट लिया। नीतीश जी मैं ज्यादा आपको क्या बोलूं, आपको तो परसों मेरे कायल ने लैला मजनू की जोड़ी बना दिया। अभी लैला कौन, मजनू कौन, दूल्हा कौन, दुल्हन कौन, ये तो मुझे नहीं पता, मगर गले तो ऐसा ही मिले थे। चुनाव के पहले जो था नीतीश जी का व्यवहार क्या था, तो आपके बीच में यहाँ पे घूम रहे थे बिहार में, नहीं वोट तो भाजपा ऐसा, मोदी वैसा, अमित शाह वैसा, वो खड़ा, वो ये सब बेवकूफ बनाया, वोट लिया, सीधे सीधे मोदी जी को देखो मैं लेकर आ गया, उनकी गोद में बैठ गया, टाप बैठा बेवकूफ बना के वोट लेके गया ना। तो अभी इनका टाइम खत्म हो गया, अभी अपना टाइम, अभी अपना टाइम अब हम दिखाएंगे तुमको नीतीश जी किस तरह लिया जाता है टाइम, क्योंकि ऊपर वाले ने कहा ना दुनिया खोले घूम फिर के यहाँ लौट के आना है यही तुमको। नीतीश जी तुम्हारा मजनू तो खत्म होने वाला है चुनाव के बाद, अब तुम्हारा क्या होगा पता। लालू जी को मेरे को बोला कि भाई भाई गले मिल रहे, ऐसा मैं बोला क्या है एकदम नजदीक तरीके। वो भतीजा मेरा, भतीजा बोले चाचा जी, अरे चाचा भतीजा किधर, चाचा निकल गया सब कुर्सी लेके, भतीजे लड़ रहे हैं, बाप को डाल दिया जेल में।
ये सियासत, ये राजनीति है चल रही है। बात करेंगे, क्या बात करेंगे? अरे विकास की कभी बात तो किया करो, कभी विकास का तो काम करो। बस नहीं, मंदिर वही बनाएंगे, भागे क्या होएगा? नहीं, मंदिर वही बनाएंगे। अबे तारीख तो बताओ। नहीं नहीं नहीं, तारीख नहीं बताएंगे क्योंकि तुम कभी बनाओगे ही नहीं। हमारे हिंदू भाई बहनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि जिस दिन बना दिए उनकी दुकान पे ताला लग जाएगा। एक ही इशू लेके 200 क्रॉस हो गए, एक ही इशू, आगे कुछ नहीं होने वाला। आगे सिर्फ जुमले आने वाले हैं भी आपके सामने। बस मोदी जी खड़े रहेंगे सबके बीच में, एक ही सवाल करेंगे, नौकरी दी कि नहीं? कैमरे वाला दिखाएगा एक जगह, 4 आदमी बोलेगा टीवी पर आपको दिखाएगा। अरे दूसरी तरफ को दिखाओ जब वो काले झंडे दिखाए जाए। अरे दिखाओ मीडिया, हम आप भी करते हैं तो वो जाते हैं बदलाव, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। उनकी भी तो पोल खोलो। नहीं, मोदी 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 वर्सेस ऑल। अरे क्या मोदी वर्सेस, हवा बना दिया है। कांग्रेस में डरा के लगा, अगर हमको वोट नहीं दिए बीजेपी सत्ता में आ जाएगी, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। ये डरा डरा के आपने हमारे वोट लेते रहे इतने वर्षों तक, और हम करते थे ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है, कांग्रेस है या बीजेपी है, चलो बीजेपी को नहीं दिया हमने, कांग्रेस को दे दिया, आरजेडी को दे दिया, नीतीश को दे दिया, लालू को दे दिया, सबको दे दिया हमने वोट। मगर वोट हमारा सबने लिया, इख्तियार की कुर्सी पे सब बैठे, मगर हमारे साथ ना इंसाफ हुआ, ना विकास हुआ, ना डेवलपमेंट हुआ, ना हमारे बच्चों को अच्छी स्कूल मिली, ना उनको रोजगार मिला। ये हुआ है सीमांचल की जनता के साथ, ये न्याय हुआ है किशनगंज की जनता के साथ। मगर अब इंसाफ, न्याय होगा, विकास होगा, किशनगंज भी आगे बढ़ेगा, आमोर की जनता भी आगे बढ़ेगी। जितना हक मोदी को पढ़ाई करने का है, भाजपा के बच्चों को पढ़ाई करने का है, उतना ही हक किशनगंज के बच्चों को पढ़ने का है, आमोर की जनता को पढ़ने का है, उतनी पैसे की आमोर की जनता को मिलने का हक है। लेके रहेंगे हक, क्योंकि बचपन में एक चीज सीखी थी, जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना चाहिए। हम लोग छीन के लेंगे अपना ज्ञान। रघु राहुल बाबा 70 साल तुमने बेवकूफ बनाया, अब तो बेवकूफ नहीं बनी। 18 अप्रैल को आपके अपने क्षेत्र में चुनाव है। ज्यादा इस वक्त मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, काफी जगहों पे बोलना है। मगर फिर भी मैं समझता हूं कि बहुत सारी जो चीजें इनकी थी मैं आपके सामने लाया। देखो, मेरा काम है आपको जगाना। आप खुद समझदार लोग, आप खुद ने इतने वर्षों में, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पर, पूछो उनको, जो 70 साल से देख रहे हैं हिंदुस्तान की सियासत, जो 70 साल से आमोर में रह रहे, किशनगंज में रह रहे, ये देख चुके हैं कि किस तरह से इनके साथ चुनाव के पहले बाकी और उसके बाद वादा खिलाफी हुई, सब इनको पता है। इसलिए लिहाजा अभी नहीं तो कभी नहीं, अब वक्त आपका है। आपका अख्तर ईमान जो आपका अपना है, जो मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का कैंडिडेट है, और हमारा काम ही हमारी पहचान है। हम हमारे काम से पहचाने जाते हैं। इसकी वजह यह है कि आज आपने देखा होगा तेलंगाना में जब चुनाव हुए तो कितनी भारी अक्सरियतों के साथ हमारे एमएलए चुन गए। मैं तो कहता हूँ कि डेवलपमेंट देखना है वाकई में, तो आइए हमारे साथ तेलंगाना में, आइए, देखिए हमारे अस्पताल, देखिए हमारी स्कूलें, देखिए कॉलेजें देखिए। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कभी नीतीश और लालू ने इस तरह की कॉलेज और स्कूलें बनाई सीमांचल में? बताओ मुझे, बनाई क्या? बनाई क्या? कोई ऐसा हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल पूरे सीमांचल में है क्या? कोई ऐसी स्कूल है? चाहते हो ना कि इस तरह का काम यहाँ पर भी हो? चाहते हो ना? जोर से बोलो, चाहते हो ना? मुझे आवाज वहां तक जानी चाहिए। नीतीश, लालू, बीजेपी सब हिलने चाहिए, पंजाब हिलना चाहिए। ऐसा आवाज लगाओ तो उनके कान तक आवाज जाए। सुन लो, नीतीश जी, लालू जी, कांग्रेस, बीजेपी, सीमांचल की जनता, आमोर के मेरे भाई चाहते हैं कि यहाँ भी विकास हो, और वो विकास करने की ताकत मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन में, वो विकास करने की ताकत
और हम कर के रहे हैं, क्योंकि हम जुमले नहीं देते, हम वो करते हैं जो हम कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि आमोर के, सीमांचल के, किशनगंज के काफी मेरे भाई मुंबई में रहते हैं, काम करते हैं, 2 रुपया कमाने के, रोजी रोजगार के लिए वहां पर आते हैं, मगर वो नालायक राज ठाकरे मारता है, उसको हमको बताएंगे बराबर सीधा उसका जाना हो गया, उसका नाम नहीं लेना चाहिए था, भाव चढ़ जाता है, उससे निकल दिखाएंगे। मैं एक बात बोलना चाहता हूं मेरे बिहार के भाइयों से, अमोर के वासियों से, मैं मुंबई में आपका छोटा भाई वारिस पठान बैठा हूं। आधी रात को आपको, सीमांचल वालों को, बिहार वासियों को कोई भी काम हो, किसी चीज की जरूरत हो, कि वारिस पठान आपका भाई आपके दरवाजे पे हाजिर रहेगा। मैं जुमला नहीं देता, पठान हूं, पठान की जुबान हूं, करके दिखाता। यही बात है, 18 अप्रैल को आप तमाम मिलकर आए, सब लोगों को लाए, हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए, पूरी तरह से वोट देने से त्याग मुस्लिमीन को, अख्तरुल ईमान को, पतंग का निशान है हमारा, ऐसा बटन दबाओ कि पूरे आसमान में पतंग दिखे। बहुत से लोग आएंगे आपके बीच, बहुत से दलाल आएंगे मान लेके, मगर लेना वहां से और देने का मजलिस को पूरी तरह से पतंग उड़ाएंगे ना, पतंग उड़ाएंगे ना, अपने ईमान को जिता के भेजेंगे। अब ऐसा नारा लगाओ, दिल्ली में मोदी हिले, नीतीश लालू हिले, राहुल बाबा हिले, लगाएंगे ना नारे तकबीर, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हाथ पकड़िए, हाथ पकड़िए। अस्सलाम वालेकुम।